हेलो एवरीवन। सो एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि हम लोग बहुत ही जल्द एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली फॉर नीट 2023 एस्पिरेंट्स, जिसका नाम है मिशन बायोलॉजी 300+। सो इसमें हम लोग जो पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये लेसन सबसे पहले हम इस बैच में क्यों पढ़ रहे हैं? सो इसका एक रीज़न है बहुत ही स्पेसिफिक कि ये जो सेल साइकिल सेल डिवीजन लेसन है ये बहुत से बाकी इंपॉर्टेंट लेसन्स के साथ में लिंक बनाता है। जैसे कि हम जेनेटिक्स की अगर बात करें, हम लोग रिप्रोडक्शन के यूनिट की अगर बात करते हैं, सो मैक्सिमम बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उन सब के साथ ये जो लेसन है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये एक स्पेसिफिक लिंक बनाता है। मतलब ये बेस है, ये बेस अगर हमारा पक्का होगा तो वो बाकी के जो लेसन्स है वो समझने में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। ये पहला रीज़न हुआ कि क्यों हम सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इसका ये है कि नीट के एग्जाम में हर साल आप पिछले 3-4 साल का नीट का जो पेपर है वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। सो नीट के पेपर में हर साल सेल साइकिल सेल डिवीजन इस लेसन के मिनिमम टू मिनिमम 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, मतलब बच्चों अगर आप ये लेसन बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना तो 16 मार्क्स जो है वो आपके पक्के हो जाएंगे। एंड आप अगर ये लेसन बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो ये 16 मार्क्स, मतलब मैं जो भी आपको अभी यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ उस बेसिस पे आपके 16 मार्क्स यहाँ पे टोटल श्योर हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 रीज़न है। पहला तो ये बेस है, ये टॉपिक इट इज़ अ बेस, एंड सेकंड रीज़न कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा ये स्कोरिंग भी है। बहुत से बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम्स एंड ऑल इसमें कन्फ्यूजन भी रहते हैं, तो ये यहाँ पे आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। मोर ओवर हम इस बैच में और एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे लेसन पढ़ाऊंगी, लेकिन जब भी हम पढ़ते हैं ना, जब भी कोई टीचर आपको लेसन पढ़ाता है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप लोग NCERT ओपन करते हो, NCERT से जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो तो प्रॉब्लम क्या जाता है, अरे वो समझ में नहीं आ रहा है, वो लाइंस जो है वो अंडरस्टूड नहीं हो रही है प्रॉपरली। ओके, उसके जो वर्ड्स हैं वो जल्दी से क्लिक नहीं हो रहे हैं, इसीलिए बच्चों को जो NCERT है ना वो टफ लगता है। बट देखिए बच्चों, आप अगर ये लेसन यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो देन उसके बाद ये लेसन जब आपको अंडरस्टैंड प्रॉपरली हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग NCERT यहाँ पर ओपन करके लाइन बाय लाइन पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझने वाले हैं। मतलब पहले तो मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगी, यहाँ से हम लोग 4 लेक्चर में कंसेप्ट समझने वाले हैं। यहाँ पे एक बात हमको ध्यान रखनी है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट। हाँ, मेरा जो यहाँ पे मेन मोटो है ये सीरीज स्टार्ट करने के पीछे कि आपकी नीट की एग्ज़ाम अभी बहुत ही जल्द मई मंथ में आने वाली है, तो ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने ना बैठे रहते हुए आपको MCQs सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करना ये इस बैच का मेरा मेन मोटो है। ओके, तो हर एक लेक्चर हमारा 20 मिनट का रहेगा। आगे 4 लेक्चर में हम ये लेसन टोटल खत्म करने वाले हैं, एंड उसके बाद एक लेक्चर में हम पूरे लेसन का NCERT यहाँ पे खोल के वर्ड बाय वर्ड पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समझने वाले हैं। मतलब टोटल सेल डिवीजन सेल साइकिल लेसन आपका 100% प्रिपेयर होने वाला है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट विद अ लेसन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल का मतलब देखो क्या होता है। साइकिल मतलब यहाँ से शुरू होके यहाँ पे वो खत्म हो गया है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, तो साइकिल मतलब जो रिपीटेड होते रहते हैं ना, जो इवेंट्स रिपीटेड होते रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। तो सेल साइकिल का मतलब क्या है, जब भी हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारे बॉडी की जब भी साइज बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, इसमें सेल डिवाइड होते हैं। 1 से 2 सेल बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इन दैट वे जब हमारे बॉडी के सेल्स डिवाइड होते हैं तब हमारी होती है ग्रोथ। और जो भी हमारे बॉडी का सेल डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं मदर सेल। ठीक है, देखो जो भी हमारे बॉडी का सेल डिवाइड होने जाता है उस सेल को हम कौन सा वाला सेल बोलते हैं, मदर सेल। याद रखना, मदर सेल मतलब वो सेल हमारे बॉडी का जो क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। ओके, सो मदर सेल मतलब ऐसा बॉडी का सेल जो क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। तो एक मदर सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनते हैं या फिर 4 डॉटर सेल बनते हैं। हाँ, अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो एक मदर सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनते हैं,
अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो एक मदर सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स जो है वो तैयार होते हैं। कैसे, वही हमको आगे पढ़ना है। सो फिलहाल यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि दिस इज अ मदर सेल एंड ये जब डिवाइड होगा तब यहाँ पे तैयार होने वाले हैं 2 डॉटर सेल्स। क्लियर। तो जो भी मदर सेल डिवाइड होना चाहता है वो डिवाइड होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते जाता है। अच्छे से समझना, जो भी मदर सेल डिवाइड होना चाहता है वो डिवाइड होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने आप में कुछ चेंजेस लेके आता है। सो ऑल द सक्सेसिव इवेंट्स दैट इज टेकिंग प्लेस इन द लाइफ ऑफ डिवाइडिंग सेल, ठीक है, सीरीज ऑफ चेंजेस या सिक्वेंशियल इवेंट, जितने भी इवेंट्स एक डिवाइडिंग सेल के लाइफ में होने वाले हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस एक डिवाइडिंग सेल के लाइफ में होने वाले। एक सेल था डायरेक्ट टूट के 2 टुकड़े हो गए, ऐसा नहीं होता है। पहले वो सेल डिवाइड करने के लिए अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेगा, बहुत सारे इवेंट्स सीक्वेंस में उसमें होते जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ दैट इट विल डिवाइड। ओके, तो एक मदर सेल बहुत सारे सिक्वेंशियल इवेंट्स उसके अंदर होने के बाद डिवाइड होता है। 2 डॉटर सेल आएंगे, वो दोनों डॉटर सेल के अंदर भी वैसे ही इवेंट्स होंगे और फिर वो डिवाइड होंगे। तो इट इज अ काइंड ऑफ साइकिल दैट इज बीइंग रिपीटेड फॉर सेवरल टाइम्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो इसीलिए ये जो सीरीज ऑफ चेंजेस है जो एक डिवाइडिंग सेल के लाइफ में होने वाले हैं, इन सीरीज ऑफ चेंजेस को हम क्या नाम देते हैं? सेल साइकिल। ओके बच्चों, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया कि सेल साइकिल सीरीज ऑफ चेंजेस जो डिवाइडिंग सेल के लाइफ में, मदर सेल के लाइफ में होने वाले हैं। इसमें एक और आपको डेफिनेशन की तरफ ध्यान देना है, दैट इज जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का मतलब क्या है? ये मदर सेल डिवाइड होकर क्या बने हैं? 2 डॉटर सेल। आगे क्या होगा कि ये जो दोनों भी डॉटर सेल है ये डिवाइड होकर क्या बनेंगे? सपोज 4 डॉटर सेल। तो एक मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बने। अब ये 2 डिवाइड होके क्या बनेंगे? 4। तो ये 2 और 4 के बीच का जो टाइम है, 1 से 2 होना, फिर 2 से 4 होना, मतलब पहला सेल डिवीजन और दूसरा सेल डिवीजन, इन दोनों सेल डिवीजन के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम लोग कौन सा वाला टाइम बोलते हैं? जनरेशन टाइम। समझ में आया? अ टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन, 2 सेल डिवीजन के बीच का टाइम, मतलब उसको बोलेंगे जनरेशन टाइम। तो ये आपको यहाँ पर चीज़ ध्यान में रखनी है। अब चलो हम बढ़ते हैं कि सेल साइकिल को अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझें। तो पूरे जो भी सिक्वेंशियल सक्सेसिव इवेंट्स एक मदर सेल में, सेल के अंदर होने वाले हैं, उनको हमने नाम दिया है सेल साइकिल। एंड प्रॉपर स्टडी करने के लिए इस सेल साइकिल को हम डिवाइड करते हैं 2 फेजेस में। क्लियर? सीरीज ऑफ चेंजेस या फिर सिक्वेंशियल इवेंट्स कहाँ पे होने वाले हैं? डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल मतलब कौन सा सेल? मदर सेल। मदर सेल, डिवाइडिंग सेल, उसके लाइफ में जितने भी सीरीज में चेंजेस होने वाले हैं उनको क्या बोला? सेल साइकिल। तो ये जो सेल साइकिल है इसकी मेन 2 फेजेस रहती है। एक पहली जो फेज है उसको बोलते हैं इंटरफेज या फिर आई फेज। ठीक है, सबसे पहली वाली जो फेज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेज या आई फेज। मैंने पहले से यहाँ पे ये सबको जैसे ड्रॉ करके रखा है ताकि हमारा टाइम जो है वो कम से कम इसमें कंज्यूम हो सके। ओके, तो ये पहला वाला इंटरफेज है और दूसरा वाला क्या है? एम फेज। तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल साइकिल को हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट के लिए। एक है इंटरफेज आई फेज और दूसरा रहता है एम। एम का मतलब माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं इंटरफेज या फिर आई फेज। देखो, इंटरफेज में जो सेल है दैट इज नॉट एक्चुअली डिवाइडिंग। बात समझ में आ रही है? इंटरफेज में जो सेल है दैट इज नॉट एक्चुअली डिवाइडिंग बट इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू डिवाइड। इंटरफेज वाला जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, इसीलिए इसको बोला है प्रिपेरेटरी एंड सिंथेटिक फेज ऑफ सेल डिवीजन, कि यहाँ पे सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करता है। तो जब सेल एक्चुअल में डिवाइड नहीं हो रहा है ना, और वो डिवाइड होने के लिए अपने आप को जस्ट क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है, तो इसीलिए इस फेज को हम लोग ना रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। एक्चुअली प्रीवियसली सब इसको रेस्टिंग फेज ही बोलते थे, बट बाद में पता चला कि नहीं, सेल रेस्ट तो कर रहा है बट इट इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव।
मेटाबॉलिकली इट इज़ वेरी एक्टिव एंड द सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ। उसमें बहुत सारे कुछ ना आरएनए बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं जो उसको डिवाइड करने के लिए ज़रूरी है। एंड इसीलिए इसको क्या बोला गया है बच्चों, प्रिपेरेटरी फेज, ऐसा हम इसको नाम देंगे। ओके, तो ड्यूरिंग दिस फेज मतलब इंटरफेज में हमारे जो सेल्स है वो कैसे रहते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली ये सेल जो है वो एक्टिव रहता है। ओके, 3 फेजेस है, G1, S, G2। तो ये तीनों फेजेस में जो कुछ भी होने वाला है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एक इवेंट है दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या रहता है, रेप्लिकेशन का मतलब कॉपी बनाना। किसकी कॉपी बनानी है हमको, डीएनए की कॉपी बनानी है। सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या है, कॉपी ऑफ डीएनए। क्लियर। इंटरफेज में सेल डिवाइड होने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। जो भी चीज़ें वो प्रिपेयर करता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट ये है कि वो अपना जो डीएनए है उसकी कॉपी बनाएगा, मतलब उसके डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। मदर सेल का डीएनए जो है वो एक है पर उसकी कॉपी बन के मदर सेल में हो जाएंगे 2 डीएनए। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि 2 डीएनए यहाँ पे क्यों बनते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे अच्छे से सुनो आप लोग। देखो ये जो यहाँ पे हमने सपोज एक ड्रॉ करके रखा है, सपोज दिस इज अ मदर सेल एंड एज यू कैन सी मदर सेल के अंदर एक येलो वाला आपको एक डीएनए दिखाई दे रहा है। बट अब इस मदर सेल को क्या होना है, डिवाइड। मदर सेल डिवाइड होके कितने डॉटर सेल्स आने वाले हैं, यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे आने वाले हैं। एक मदर सेल डिवाइड होगा एंड 2 डॉटर सेल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दोनों डॉटर सेल के लिए भाई 2 डीएनए लगेंगे ना। मदर सेल के पास में तो एक ही डीएनए है, पर ये डिवाइड होके जब 2 डॉटर सेल्स आने वाले हैं तो 2 डॉटर सेल के लिए कितने डीएनए चाहिए, 2। इसीलिए डिवाइड होने से पहले मदर सेल के अंदर का जो डीएनए है ये अपनी क्या बना लेता है, कॉपी बना लेता है, मतलब अपने आप को ये रेप्लिकेट करता है। कैसे रेप्लिकेट होता है, सो दैट इज गिवन इन योर 12th सिलेबस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहाँ पे आपको डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक दिया है और हम ये बैच में भी वो डिस्कस करेंगे एक बार। तो मदर सेल का एक डीएनए था लेकिन डिवाइड होने से पहले इंटरफेज में, प्रिपेरेटरी फेज में उसने अपने डीएनए की क्या कर ली है, कॉपी कर ली है। ओके, अब डीएनए की कॉपी जो है वो क्यों हुई ये तो आपको समझ में आया, क्योंकि 2 डॉटर सेल के लिए 2 डीएनए चाहिए। कब हुई, इंटरफेज में एक्चुअली डीएनए कब रेप्लिकेट होता है ये भी हमको समझना है। और इसीलिए इंटरफेज को हमने ना 3 सब फेजेस में डिवाइड किया है। 3 सब फेजेस आपको इंटरफेज में दिखाई देती हैं यहाँ पे। एक है G1, दूसरा है S और तीसरी है G2। अब G1 वाला जो फेज है ये है G1 वाला फेज। ओके, तो इस G1 वाले फेज को हम लोग बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। सी, ये जो G1 वाला फेज है, G1 वाले फेज को हम और एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। अब हमने इसको पोस्ट माइटोटिक गैप फेज क्यों बोला है ये भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखो, एक मदर सेल है एंड वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल आए। ओके, अब ये जो 2 डॉटर सेल है इन्होंने अपना लाइफ शुरू किया, अपना जीवन शुरू किया। ओके, मतलब सेल साइकिल शुरू की। तो सेल साइकिल जैसे 2 डॉटर सेल शुरू करता है, शुरुआत में ही कौन सा फेज आता है, G1 वाला फेज आता है। समझ में आया आप लोगों को, शुरुआत में ही ये आता है G1। मदर सेल था, एक बार लास्ट टाइम देखो, मदर सेल था, मदर सेल में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। मदर सेल में क्या हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस से एक मदर सेल डिवाइड होकर कितने डॉटर सेल्स आए, 2। जैसे ये दोनों डॉटर सेल्स आए तुरंत वो सेल साइकिल में एंटर किए और कौन सी फेज में गए, G1। तो माइटोसिस से डिवाइड होने के बाद सेल G1 में जाते हैं, नए वाले सेल। इसीलिए G1 को बोलते हैं पोस्ट, मतलब बाद में, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। क्लियर बच्चों, समझ में आया ये आपको। ओके, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक आपको इंटरेस्टिंग बात बतानी है। क्या हमारे बॉडी के सारे सेल्स कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। हमारे बॉडी के सारे सेल कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहेंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ऐसे बहुत से ऑर्गन्स हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि एक एप्रोप्रिएट साइज अटेन करने के बाद वो अपना फंक्शन रेगुलर कर रहे हैं। अब उनमें सेल्स जो है वो कंटिन्यूअस डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इवन अगर हम लोग रोज़ नहा रहे हैं तो बॉडी पे नई नई लेयर स्किन की बनती जा रही है, नए सेल्स बनते जा रहे हैं, डेड सेल्स निकलते जा रहे हैं।
ओके तो कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे कंटिन्यूअस नए सेल्स का रीजनरेशन हो रहा है और कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं कि जहाँ पे सेल कंटिन्यूअस डिवाइड नहीं हो रहे हैं। सो व्हाट अबाउट देम, जो कंटिन्यूअस डिवाइड हो रहे हैं उनका तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, सेल साइकिल की। मदर सेल डिवाइड हुआ, 2 डॉटर सेल आए, 2 डॉटर सेल आते ही जीवन में गए, अनसेल साइकिल को ये कंटिन्यू करेंगे, अगेन 2 से 4 बनेंगे। बट जो सेल डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो कहाँ पे है, वो इंटरफेज में है, एम फेज में है, G1 S G2 कहाँ पे है। तो जो सेल हमारे बॉडी का फिलहाल डिवाइड नहीं होता है, जिसने इंटरफेज को सस्पेंड कर दिया है, वो जो है वो अभी एक नए वाले फेज में जा चुका है, उसने G1 से एग्जिट ले लिया है। ओके G1 से एग्जिट ले लिया है या अपने आप को सस्पेंड कर दिया है, एक नए वाले फेज में वो फिलहाल चला गया है, जिसको कौन सा वाला फेज बोला जाता है, G0 फेज। G0 phase is also known as a quiescent stage। क्या बोलेंगे G0 phase को हम, और एक बार बताओ, क्विसेंट स्टेज। तो जो सेल डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स परमानेंट है, वो जीवन में जैसे गए वहां से निकल गए, तुरंत बाहर चले गए, अपने आप को उन्होंने सस्पेंड करके रखा है। हम यहाँ पे सस्पेंड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के लंग्स को इंजरी हो गई है, तो इंजर्ड लंग्स हमेशा के लिए वैसे नहीं रहेंगे, वो अपने आप को क्या करेंगे, रीजनरेट, रिपेयर। तो जब लंग्स अपने आप को रीजनरेट या रिपेयर कर रहे हैं, मतलब नए नए सेल्स वो तैयार कर रहे हैं। ओके लंग्स जब अपने आप को रीजनरेट या रिपेयर करते हैं, मतलब अगेन न्यू सेल्स वो तैयार कर रहे हैं ना। तो जो लंग्स के सेल्स कहाँ पे थे, G0 में थे, उन्होंने फिर से सेल साइकिल में एंटर कर लिया है एंड सेल साइकिल फॉलो करके अगेन ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ज़रूरत पड़ने पर G0 के जो सेल्स हैं वो वापस आके सेल साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि G0 मतलब सेल का एग्जिट नहीं हुआ है, बट वो सस्पेंड हो गया है। क्लियर। तो G1 में होता क्या है, तो जैसे 2 डॉटर सेल G1 में चले गए, G1 में जाते ही थोड़ा सा उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, थोड़ी सी उनकी साइज बढ़ने वाली है। ओके तो सेल विल ग्रोज इन अ साइज। क्या क्या तैयार होने वाला है, तो जो सेल अभी G1 में है उसमें क्या क्या बनने वाले हैं, उसमें बनेंगे RNA, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। क्लियर। G1 में जो है वहाँ पे क्या क्या बनेगा, RNA, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ये सब यहाँ पे तैयार होने वाले हैं। ओके इसके बाद सेकंड वाला जो फेज है G1 के बाद, ये होगा S फेज। यस इट इज द सिंथेटिक फेज, जहां पे एक्चुअल डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, जिसकी बात अभी अभी हमने करी थी कि मदर सेल के पास होता है सिंगल डीएनए, बट इट हैज टू बी रेप्लिकेटेड, क्योंकि डॉटर सेल में 2 डीएनए जाने चाहिए। ओके दैट्स इट। क्लियर। तो कहाँ पे हुआ है वो डीएनए का रेप्लिकेशन, एस फेज में हुआ है, ये ध्यान रखना है। G1 फेज में सेल का साइज बढ़ा, थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, ठीक है। एस फेज में आकर उसका डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हुआ है। देन कम्स, हाँ और एक चीज़ एनसीईआरटी में आपको दिया है कि एस फेज में ना हिस्टोन प्रोटीन्स भी तैयार होते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, हिस्टोन प्रोटीन्स जो डीएनए के पैकेजिंग में लगते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कौन से फेज में होता है, एस फेज में होता है। सो एस फेज में डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो चुका है, मतलब ये मदर सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। ओके मदर सेल में एक्चुअल में सिर्फ पहले तो एक ही डीएनए था, बट डिवाइड होते वक्त इसने अपने डीएनए की क्या कर ली है, कॉपी। मतलब डीएनए क्या हो गया है यहाँ पे, क्या हो गया है यहाँ पे, डीएनए रेप्लिकेट हो गया है। ओके हम जानबूझ के यहाँ पे 2 अलग अलग कलर्स हमेशा यूज करने वाले हैं ताकि आगे के लेक्चर्स में आपको कंफ्यूजन ना हो। सो इसीलिए मैं अभी बोलते वक्त बोलूंगी कि ओरिजिनल डीएनए कौन सा था, सपोज येलो कलर का, और जो रेप्लिकेट हुआ वो लाइट ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो नाउ न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ चुका है एंड द सेल वॉल्यूम हैज ऑल्सो बिन इंक्रीज्ड। अब लास्ट में जो दूसरा वाला फेज है उसको हम क्या बोलेंगे, G2 फेज। अब G2 ध्यान दो, G2 के बाद सेल कहाँ पे जाने वाला है, M। G2 के बाद क्या है, M, मतलब G2 फेज खत्म होती इंटरफेज खत्म हो जाएगा और सेल कहाँ पे एंटर करेगा, M फेज में एंटर करेगा। तो M के पहले क्या आ रहा है, G2। देखो ये इंटरफेज है टोटल, G1S G2, G1S G2 क्या है, ये पूरा इंटरफेज, ठीक है। सो G1S G2 टोटल क्या था, ये इंटरफेज। इंटरफेज में देखो हुआ क्या था, इंटरफेज में सबसे पहले सेल ने G1 कंप्लीट किया, फिर गया S में, फिर आया
G2 में, मतलब प्रिपरेशन पूरा हो गया है, प्रिपरेशन के बाद एक्चुअल में अब सेल M में जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड होने से पहले, M में जाने से पहले G2 आ रहा है, एंड फॉर दैट रीजन G2 इज नोन एज प्री माइटोटिक गैप फेज। प्री M के पहले आ रहा है ना, इसीलिए उसको हमने क्या बोला है, प्री माइटोटिक गैप फेज। प्लस G2 में स्पिंडल प्रोटीन्स बनने वाले हैं, स्पिंडल प्रोटीन आगे माइटोसिस में हम पढ़ेंगे। RNA बनने वाला है यहाँ पे, मतलब सेल ने टोटल अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है G1S G2 से, उसने अपने आप को रेडी कर लिया है कि अब वो M फेज में जाएगा और डिवाइड होगा। सो जस्ट एक क्विक रिकैप लेते हैं, समरी लेते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा। ओके, तो क्या पढ़ा हमने शुरुआत से कि जब भी सेल को डिवाइड होना रहता है उसमें स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, जो कि एक सीक्वेंस में रहते हैं, एक के बाद एक इवेंट होते जाता है और फाइनली वो सेल डिवाइड होता है। तो जो भी इवेंट्स होने वाले हैं डिवाइड होने के लिए, उन इवेंट्स को हम क्या नाम देने वाले हैं, सेल साइकिल। हॉवर्ड एंड पेल्क दोनों ने इस साइकिल को डिस्क्राइब किया था। तो सेल साइकिल होने वाला है। ओके, और ये जो सेल साइकिल है, एक बार सेल साइकिल हुआ, सेल डिवाइड हो गए, दूसरे बार और होगा, तो दो सेल साइकिल के बीच का जो गैप है उसको हमने बोला है जनरेशन टाइम। जब भी सेल डिवाइड होने वाला है 90% वक्त वो अपना प्रिपरेशन में बिताता है एंड जस्ट 10% वक्त वो अपना एक्चुअल डिवाइड होने में बिताएगा। मतलब 90% जो टाइम है वो सेल कहाँ पे बिताने वाला है, ऑफ कोर्स इंटरफेज। तो डिवाइड होने से पहले प्रिपरेशन करेगा सेल, मतलब कहाँ पे जाएगा, इंटरफेज। रेस्टिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, सिंथेटिक फेज, ऐसा हमने उसको बोला है, जिसमें 3 सब फेजेस है, G1S और G2। G1 में जाने के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी, कुछ RNA बढ़ेंगे। S फेज में एक्चुअल DNA का क्या होगा, रेप्लिकेशन, क्योंकि 2 DNA चाहिए 2 डॉटर सेल में जाने के लिए, इसलिए DNA का यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला फेज कौन सा है, G2 फेज। ओके, G2 फेज में स्पिंडल प्रोटीन्स बनेंगे, RNA बनेंगे। G1 को पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, G2 को प्री माइटोटिक गैप फेज बोला। G2 में सेल ऑर्गेनेलीज भी डुप्लीकेट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो भी। ये सब सेल ऑर्गेनेलीज भी G2 फेज में रेप्लिकेट होते हैं एंड अगेन सेल का जो वॉल्यूम है, साइज है, वो बढ़ जाता है। और जो सेल डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जो परमानेंट है, वो G1 से एग्जिट कर गए और G0 में जाकर बैठे हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी फिर आ जाएंगे और फिर अपनी सेल साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई होप जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो गया होगा, कंसेप्ट्स समझ में आ गए होंगे। अपने मदर टंग में कंसेप्ट्स को याद रखने की कोशिश करो, ये बहुत अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को मेमोराइज करके रखने का। जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे मेरी मराठी है तो आई ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स इन मराठी लैंग्वेज। बोलते वक्त हम उसको हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं, बट मदर टंग में उसको एब्जॉर्ब करवाना और रिटेन करना, ये बहुत अच्छा तरीका है मेमोराइज करने का। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्चुअली माइटोसिस M फेज की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी अगर डाउट निकल करके आता है, कोई भी छोटी सी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलने वाला है जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड जो भी आपके डाउट है वो आप वहाँ पे भेज सकते हैं और हम लोग जल्द ही उसका रिप्लाई भी आपको भेजेंगे और ट्राई करेंगे कि आपका जो डाउट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।